तो आज इस चैप्टर का आखिरी दिन है। चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले हम इधर भी थोड़ा नज़र डाल लेते हैं, जिसका नाम है अपेंडिक्स 3.1 एलिमेंट्स ऑफ कैलकुलस। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करें तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव। ठीक है, समझना डेरिवेटिव क्या होते हैं। वी कैन ईजिली डिफाइन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। दो यू विल लर्न इन डिटेल इन मैथमेटिक्स अबाउट डेरिवेटिव। एक डेडिकेटेड चैप्टर बन रखा है मैथमेटिक्स में। वी शैल इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट इन बेरिफ। ठीक है, अभी तो बेरिफ में देखो। सो एज टू फैसिलिटेट इट्स यूज इन डिस्क्राइबिंग फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन मोशन। सपोज वी हैव अ क्वांटिटी वाई जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है एक सिंगल वेरिएबल एक्स पे। तो इट्स एक्सप्रेशन बाय इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन कह दो और एफ एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स. The relationship can be visualized by drawing a graph of function y is equals to fx regarding y and x as Cartesian coordinates as shown in figure. ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन रखा है। y का ऐसे करके लूप जा रहा है और दो जगह पे पॉइंट p और q पे x y कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन और इस कर्व के मैच कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन है क्या, ये कर्व तो y इज इक्वल टू एफ एक्स है। स्ट्रेट लाइन है x प्लस डेल एक्स और y प्लस डेल वाई। एक पॉइंट है q और p है x कॉमा वाई है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट पे कट हो रहा है। सेकेंड फिगर हमारी बनी है, इसमें आगे बताएंगे इसका। कंसीडर द पॉइंट p ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स हुज कोऑर्डिनेट आर y कॉमा एक्स एंड अनदर पॉइंट q मान लेते हैं। तो स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग p एंड q इज गिवन बाय tan q। स्लोप क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो tan q इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स, दैट इज y प्लस डेल वाई माइनस वाई बाई डेल एक्स, है ना। tan क्यू पता है ना कैसे आता है, p बाई बी कहते हैं। 10th में ही देखा था हमने। सपोज नाउ दैट द पॉइंट q मूव्स अलोंग द कर्व टुवार्ड्स p। अच्छा, p बाई बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये p पॉइंट मत समझना, वैसे तुम्हें पता होगा यार ये, है ना। तो कर्व अगर मान लो, सपोज करते हैं कि पॉइंट q मूव अलोंग द कर्व टुवार्ड्स p, इन दिस प्रोसेस डेल y एंड डेल x डिक्रीज एंड अप्रोच ज़ीरो। देखो, अगर पॉइंट q जो है वो कर्व के अलोंग मूव करे और p के पास आए तो डेल y और डेल x क्या होंगे, ज़ीरो को अप्रोच कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर p में डेल y और डेल x की जगह पे ज़ीरो रख दो तो वो पॉइंट, सॉरी q में रख दो तो वो पॉइंट p ही तो बन जाता है। तो the ratio del y by del x will not necessarily vanish. What happens to the line PQ as del y approaches 0 and del x approaches 0? You can see that this line become a tangent to the curve at point P as shown in figure. This means that the tan theta approaches the slope of the tangent at P denoted by M, that is limit x del x tends to 0 del y by del x, equal to limit डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो वाई प्लस डेल वाई माइनस डेल वाई। ठीक है, तो हमने क्या करा है यहाँ पे, हम इसको देखो, डेल वाई को वाई प्लस डेल वाई माइनस वाई लिख सकते हैं। ये चीज़ समझ में आई तुम्हें, है ना। तो रेशियो विल नॉट इंक्रीजिंगली वैनिश। व्हाट हैपन टू द लाइन डेल क्यू एज दोनों अप्रोच करेंगे, तो दिस मीन्स दैट टेन थीटा अप्रोचेज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड पी डिनोटेड बाय एम। तो एम जो हो गया वो इस तरह हो। तो लिमिट ऑफ द रेशियो एज डेल एक्स अप्रोचेज ज़ीरो इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला जाता है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी ऑफ एफ एक्स बाई एक्स। तो ये वाई क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स ही था। तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो डेल वाई बाई डेल एक्स, और सेम हमने फंक्शन की तरह दिखाया है इसको। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव का फंक्शन है। तो अगर मैं बोलूँ एक ए कांस्टेंट है तो हमारा ए बाहर आ जाता है, ए डी यू बाई डी एक्स हो जाता है। अगर यू वी दो, अच्छा दूसरे ये वाला राइट साइड देखो, डी यू बाई डी टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स डॉट डी एक्स बाई डी टी, काफ़ी यूज़ होता है। अच्छा, अगर यू वी दोनों ही मान लो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और टाइम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तुम, अब दोनों ही काम आएंगी। तो हम क्या करेंगे, एक बार एक यू को बाहर लेंगे और दूसरे वी का डेरिवेटिव करेंगे,
देन v को बाहर लेंगे, u का डेरिवेटिव करेंगे। सिमिलरली अगर v u बाई वी होगा तो यहाँ थोड़ा अलग सी तुम्हें लगेगा, ठीक है। तो जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है ना, उसका 1/v² डी यू बाई डी एक्स हो जाता है, माइनस ऑफ u डी वी बाई डी एक्स हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, डी वी बाई डी यू बाई डी वी को हम दोनों को डी एक्स से डिवाइड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन एक्स की बात करें डिफरेंशिएशन तो कॉस एक्स हो जाता है, ठीक है। और कॉस एक्स की बात करें डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन एक्स हो जाता है। साइन का इजीली डेरिवेशन कॉस एक्स हो जाता है, मगर कॉस जब करता है डिफरेंशिएट तो माइनस में साइन आता है। टैन टैन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स आ जाता है, और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाता है। देन सेक एक्स का डिफरेंशिएशन टैन एक्स सेक एक्स आता है। और ये सारी वैल्यूज़ को याद करना है, एक बार तुम्हें डिराइव करनी आ गई तो ठीक है, डिराइव करके देखोगे ना तो ये आंसर आ रहे होंगे, ठीक है। और एक जर्नलाइज वे में देखें, अगर यू एन का डेरिवेशन करना है तो एन यू एन माइनस वन डी यू बाई डी एक्स आ जाता है, ठीक है। और अगर लॉग एन एल एन यू मतलब लॉग बेस ई यू, तो एल एन यू का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/u होता है, और ई यू का डिफरेंशिएशन ई यू ही रहता है, एक्सपोनेंशियली रहता है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर डिफाइंड एज v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी और a इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। समझ में आया क्यों डबल डिफरेंशिएशन हो गया। इंटीग्रेटिव कैलकुलस, अब देखो इंटीग्रेशन भी तुम्हें क्लास 12th में अच्छे से समझाएंगे, मगर फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा बहुत हिंट दे रखी है कि हमें एक एरिया का नोशन पता है ना। तो फार्मूला ऑफ एरिया सिंपली ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर ऑल्सो नोन टू यू। फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ अ लेंथ टाइम ब्रेथ एंड एरिया ऑफ triangle is a half of the product of base and height. But how to deal with the problem of determining of area of an irregular figure? तो मैथमेटिकल नोशन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रल जो है वो ज़रूरी होती है इन कनेक्शन विद सच प्रॉब्लम्स, है ना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमारे पास वेरिएबल फोर्स है एफ एक्स। अब एक ऑन अ पार्टिकल एक्ट कर रहा है, article in motion on x-axis from xa to xb. The problem is to determine the work done w by the force on the particle during the motion, ठीक है। मोशन के टाइम पे वर्क डन कितना हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम डिस्कस हो रखी चैप्टर 6 में वैसे तो, मगर यहाँ पे फिगर 3.31 को देखो, सोन इन वेरिएशन ऑफ एफ एक्स विद एक्स, है ना। तो एफ एक्स हमारा एक्स के साथ कैसे वेरी कर रहा है। तो इफ़ द फोर्स वर कांस्टेंट द वर्क वुड बी सिंपली द एरिया एफ बी माइनस ए, है ना, जो अंदर का पार्ट है, जो कि ए पार्ट में दिखाया। मगर यहाँ पे जर्नल केस में फोर्स वेरी करता है, ठीक है। आइडियल केस नहीं चलता, फोर्स वेरी करता। तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द कर्व, let us employ the following trick. Divide the interval on x-axis from a to b into a large number n of small derivatives, x0 to x1, x1 to x2, x2 to x3, ऐसे करके हमने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया उसको। अब इन सारे पार्ट्स को क्यूमुलेट करके हमारा प्रॉपर आंसर आएगा। तो एरिया जो होगा एफ एक्स आई मल्टीप्लाई एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन इज इक्वल टू एफ एक्स आई डेल एक्स आई, सॉरी डेल एक्स, है ना। डेल एक्स क्या है, विड्थ ऑफ द स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप की विड्थ को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, विच यू हैव टेकन टू बी द सेम फॉर ऑल द स्ट्रिप्स, है ना। तो ये चीज़ देखना है। इफ़ वी टेक एन टू बी वेरी वेरी लार्ज तो एन गोज टू इन्फिनिटी हो जाएगा। इट डज नॉट रियली मैटर सिंस द स्ट्राइप विल बी सो थिन दैट द डिफरेंस बिटवीन एफ एक्स आई एंड एफ एक्स आई माइनस वन इज़ वैनिशिंगली स्मॉल, ठीक है। तो इतना थिन है तो फिर इनफाइनाइट तक भेज सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लार्ज हो जाएगा अगर हम स्मॉल स्केल में देखें तो ए इज इक्वल्स टू सिग्मा आई गोज टू वन से एन एफ आई डेल एफ एक्स आई डेल एक्स। The limit to some x n tends to infinity is known as integration of fx over x from a to b, है ना। तो a से b में अगर देखें तो इंटीग्रेशन का साइन इस तरह से करली आ जाता है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल सिंबल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन सिंगल साइन, इसको इंटीग्रल साइन कहते हैं। Looks like an elongated s, reminding us that it's the limit of sum of an infinite number of terms, है ना। The most significant fact is that integration is in sense an inverse of differentiation, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। और
बहुत हद तक सही भी है, ठीक है, मगर हर मायने में नहीं ले सकते इसको। सपोज वी हैव अ फंक्शन जी एक्स विच डेरिवेटिव एफ एक्स, तो एफ एक्स जो हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन और जी एक्स हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आया क्या बोलूँ? एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव जो है वो एफ एक्स है, तो फंक्शन जी एक्स जो हो जाएगा वो इनडेफिनाइट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। और एन इंटीग्रल वो लोअर एंड अपर लिमिट इज नोन एज डेफिनाइट इंटीग्रल, जिसकी अपर लिमिट जानी जाती है, जैसे ए से बी गया तो वो डेफिनाइट हो जाता है, तो वो एक नंबर होता है बेसिकली, है ना। और इनडेफिनाइट इंटीग्रल इज लो नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं, इट इज़ अ फंक्शन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स स्टेट दैट कि ए से बी जाएंगे एफ एक्स डी एक्स, है ना, तो ए से बी जाएंगे तो बी पहले आएगा, तो जी बी माइनस जी ए हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन होता है। एग्जांपल के लिए देख लो, अगर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है एक्स क्यूब बाय 3 होता है। कैसे करा? जो पावर है उसका उसमें 1 प्लस कर दो, उसको जो आंसर आ रहा है उससे डिवाइड भी कर दो, तो एक्स एक्स की पावर 2 थी तो +1 करा 3 हो गई, और 3 से ही डिवाइड कर देना है, तो 2 से 1 गया तो अब 3/7 7/3 आ गया, है ना। तो ऐसे ही आप इंटीग्रल सीख सकते हो। ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रल जो होता है एक्स की पावर n+1/n+1, और n जहाँ पे -1 नहीं हो सकता है क्योंकि 0 आंसर आ जाएगा, है ना। और अगर 1/x dx का देखें तो वो ln x आता है, ठीक है। अगर x n जो होगा अगर -1 होगा, यानी x की पावर -1 यानी 1/x, तो उसका इंटीग्रेशन ln x आता है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, कुछ कुछ उल्टा सा लग रहा है। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होता है तो कॉस एक्स होता था, और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होता तो माइनस साइन एक्स होता था। इंटीग्रेशन में उल्टा हो जाता है, साइन चेंज होता है बस, है ना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। ई रेस टू पावर एक्स जो होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है, एक्सपोनेंशियल एक्स। यही आंसर आता है इंटीग्रेट करने पे भी, डिफ्रेंशिएट करने पे भी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन, मैथ्स में तो इसको बहुत बढ़िया से लेंगे हम, ठीक है। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने थोड़ा ये रिव्यू कर दिया, वरना मैथ्स में तुम मास्टर हो जाओगे इस चीज़ के। तो द इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस नॉट रिलीजियस एंड इट्स इंटेंटेड टू कन्वे यू द बेसिक नोशन ऑफ कैलकुलस, ठीक है। तो ये था हमारा यार कैलकुलस के बारे में, और बेसिक कैलकुलस बताया, और बहुत ही माना कि मैंने इसमें बहुत कुछ नहीं करवाया क्योंकि एग्जाम्पल जो हैं वो बहुत सारे हैं इसके। अगर तुम्हारे पास एस एल अरोड़ा है तो उसका फर्स्ट चैप्टर देखना, ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन होता है, तो उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को बढ़िया से ले रखा है। इन्होंने इतना अच्छे से समझाया, मगर एग्जाम्पल्स नहीं दिए ज़्यादा, तो फिर यू कैन टेक दैट हेल्प, है ना। बस इतना ही देखते हैं यार। ये चैप्टर जो है इस चैप्टर के साथ ही था तो मैंने बता दिया। लगता है क्वेश्चन आंसर जो है नेक्स्ट क्लास से करने पड़ेंगे, ये वीडियो लंबी हो जाएगी वरना, ठीक है। तो तुम अभी इतने को रिफ़्रेश करो, मैं क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास से ही करता हूँ यार। आज क्वेश्चन आंसर का मन बना के आए थे। एनीवेज करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।